प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th के विज्ञान का पेपर 2023 में जो आया था उसको हम संपूर्ण जो है एक ही चार्ट में संपूर्ण हल करके बताने वाले हैं बच्चों। आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत बच्चों। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि आपके मित्र साथी के पास पहुंच पाए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट बना पाए, क्योंकि ये पेपर का संपूर्ण हल एक आपको आइडिया तो देगा ही कैसे पेपर हल करना है। इसके साथ साथ आपका बहुत सारे इसमें से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में आने वाला है बच्चों। तो इस पेपर को आप पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए भी, और इसके साथ भी आप इसको बार बार दोहराते रहें जिससे कि आपको बोर्ड में जो क्वेश्चन है उसको हल करने में आपको समस्या ना हो बच्चों। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको हल करना होगा। आप देख सकते हैं आपका जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि अपने चैनल का नाम लर्न विथ एसएम सर है बच्चों। यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 का कौन सा सेट का पेपर है? तो ईएम सेट का पेपर है बच्चों। विषय मेरा विज्ञान है और 1 शॉट सॉल्यूशन मतलब एक ही शॉट में पूरा संपूर्ण हल बताने जा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा बच्चों। इसके साथ क्लास 10th का ये पेपर है बच्चों। आप देखेंगे पेपर में आपका जो क्वेश्चन हल करना होता है इसमें खंड और उपखंड 2 होता है। खंड अ का उपखंड क में हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे और आपको एक एक करके हम आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखते रहिए और कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए बच्चों। पूरे इंटरेस्ट के साथ आप एनर्जेटिक हो जाइए इस पेपर के संपूर्ण हल जानने के लिए बच्चों। चलिए हम मेन मुद्दे पर ले आते हैं। आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों। अब यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न की बात करें, पहला क्वेश्चन कहाँ है? एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। कौन सा होगा बच्चों? तो ध्यान में रखो वो प्रकाशीय केंद्र होता है। प्रकाशीय केंद्र होता है। अगर मैं यहाँ पे साइड में आपको बताऊं, जैसे मान लो कि ये मेरा उत्तल लेंस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रकाशीय केंद्र होता है, यहाँ से जो भी प्रकाश गुजरेगा अपने मार्ग में विचलित नहीं होता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 था, 1 का आपको पता होगा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में फोकस है, बी में वक्रता केंद्र है, सी में प्रकाशिक केंद्र है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सी जो है बेटा 1 का जो सी है, सी में जो प्रकाशिक केंद्र, वो ऑप्शन सही है। तो 1 का मैं सी तो लिखेंगे ही, इसके बगल में हम लिख देंगे सी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा प्रकाशिक केंद्र बच्चों, प्रकाशिक केंद्र जो है वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग का सही है। अब आप देखो यहाँ पे कि अब अगला क्वेश्चन क्या इसका कह रहा है, तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। चलिए आपको हम बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान बताना है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों अगर इसमें हम बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, परावर्तन कोण की अगर बात जैसे कह रहा है, तो जैसे अगर मान लो कि अगर हमने यहाँ पे अवतल दर्पण ऐसे बना दिया, इसके एक पृष्ठ पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं, ये हमारा मान लो ध्रुव हो गया। तो अगर ये वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण जिस मार्ग में जाती है उसी मार्ग में परावर्तित भी हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मान लो अगर मैंने एक पृष्ठ है, मान लो यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया और यहाँ पर जब अभिलंब खींचेंगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा बच्चों। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ऑप्शन में बेटा हमारा जो दिया हुआ है, ए में 60 अंश, बी में 90 अंश, सी में 0 डिग्री दिया है, डी में 120 अंश दिया है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही है। सी वाला जो ऑप्शन है, दूसरा का जो सी है वो हमारा सही है बच्चों। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दूसरा का जो सी ऑप्शन सही है बेटा। इसमें कितना दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 0 डिग्री।
तो 2 का C में हम 0 डिग्री ऐसे लिख देंगे। ये हमारा दूसरे ऑप्शन का आंसर हो गया बेटा, ठीक है, दूसरे ऑप्शन का आंसर हो गया। दूसरे ऑप्शन का जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितना हो। तो यहाँ पे जो दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, 25 सेमी से अनंत के बीच हो, मतलब 25 सेमी से अनंत तक के बीच की दूरी को देख सकता है अगर नेत्र स्वस्थ है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी है सही। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तीसरा, तो मैं लिखूंगा ही तीसरा का कौन सा सही है, तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है बेटा। उसमें आंसर क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया है 25 सेमी से अनंत के बीच हो, यानी 25 सेमी से अनंत के बीच हो, ठीक है। अब देखो आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ऐसे स्थिति में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी। तो इसमें परिपथ में धारा हो जाएगी 1/3। तो 1/3 हो जाती है, तो कैसे हो जाती है ये आपको हमको बताना है बच्चों। तो यहाँ पर हम आपको रफ करके बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। ओम के नियम से V बराबर हम लोग जानते हैं IR। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिरोध का जो मान है वो हम परिवर्तित करेंगे, प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान देखना है। तो धारा के लिए फार्मूला I बराबर हो जाएगा V/R। तो अगर प्रतिरोध चेंज हो जाएगा 3R में बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मेरा ऐसे 3R करने के बाद जो हमको धारा मिलेगा वो धारा मान लो प्रभावी धारा I1 ले लेते हैं, और देख सकते हो कि मेरा V तो रहेगा, विभवांतर स्थिर रहेगा, R हमारा 3R में चेंज हो जाएगा। तो I1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा V/R। तो आप समझ सकते हो 1/3 है वो V/R को क्या लिख सकते हैं, तो I लिख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे I1 बराबर मिल गया, यानी आपका प्रारंभिक जो धारा है उसका 1/3 हो जाएगा। कब? जब आप प्रतिरोध का 3 गुना कर देंगे तब। तो बेटा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर हमारा जो चौथा का कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में, तो 1/3 हमको D में दिखाई दे रहा है, इसलिए चौथा का D सही है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर जो है हम 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या 4, और 4 का मेरा D ऑप्शन सही है बेटा। तो D ऑप्शन को राइट करूँगा और इसके बगल में लिख दूंगा कि D ऑप्शन सही है। कौन वाला भाई, तो 1/3, ठीक है ना। मैं आपको एक एक ऑप्शन को अगर उसका हल होगा तो पूरे रीजन सहित आपको मैं समझाने जा रहा हूं बेटा। अब आपको 5वां क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी मकान में 200 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 200 ओम और 100 ओम और 200 ओम के प्रतिरोध 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई विद्यार्थी इस ऑप्शन को गलत किए हैं, लेकिन इस ऑप्शन को मैं आपको राइट बताने वाला हूं कि रियल में इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपको मैं बताऊं कि अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो मेरा अगला आ रहा है वो क्वेश्चन मैंने 5वां आपको पढ़ा था। अब बता देना है कि 5वां में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले मैं बता दूं कि 5वां का ऑप्शन जो है 600 वाट घंटा होगा। चलो मैं ये भी लिख देता हूं कि 6वां क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है, बी ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है 600 वाट घंटा। लेकिन बच्चों मैं बताता हूं कि ये वास्तव में 600 वाट घंटा आता कैसे है। तो मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं इसके नीचे। तो यहाँ पर एक बात अगर हम बात करें कि पहले आपको करना क्या होता है, 200 वोल्ट है और यहाँ पर आपका 100 ओम और 200 ओम जो प्रतिरोध है, इसको करेंगे क्या, मैं हल करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे R1 बराबर हमारा 100 ओम है, 100 ओम। R2 बराबर हमारा जो है 200 ओम है, 200 ओम।
ठीक है, ध्यान में रखना ये हमारा 200 ओम है यानी 200 ओम है। चूँकि इसका कहना है कि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम बोल रहा है बेटा? ये आपका कह रहा है 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध, दो वैद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा किसी मकान में, तो बल्ब देखना है कि बल्ब कौन से मकान में लगा रहता है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे आप लिख दोगे R1 व R2 समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/R1 का मतलब हो जाएगा 100 प्लस 1 हो जाएगा R2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? R2 का मान कितना है? 200 है। ठीक है ना, R2 का मान 200। एक काम कर लीजिए, इसको हल करने का एक तरीका है, 2 से ऊपर नीचे गुणा करिए तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 200। अब हर समान है, 200 को लिख दीजिए, अंश 2 और 1 को जोड़ दीजिए 3, तो हो जाएगा 3/200। तो बेटा यहाँ पे हमको 1/R बराबर इतना मिल गया, पलट दीजिए तो R बराबर क्या हो जाएगा? 200/3 ये ओम मिल जाएगा। उसके बाद आपको जब धारा मिल गया, अरे प्रतिरोध जब 200/3 ओम मिल गया बेटा, तो अब हम लोगों को निकालना चाहिए धारा। तो हमें ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR होता है। तो जब I का मान जब निकालेंगे तो ये R आएगा भाग में, तो V बटा हो जाएगा R। V कितना है? तो V तो मेरा 200 वोल्ट है। V कितना है बेटा? 200 वोल्ट है। उसके बाद प्रतिरोध कितना आया है? तो प्रतिरोध तो अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, 200/3, तो 200/3। अब क्या करना है? I इक्वल टू 200, ये 200/3 को गुणा के रूप में लिखो, 3/200 हो जाएगा, 200 काट दो, ये आपका 3 हो जाएगा, I बराबर 3 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? धारा निकालने के बाद सामर्थ्य निकालिए। तो P बराबर होता है VI। V हमारा 200 है, I हमारा कितना एम्पियर आ रहा है? 3। तो ये हमारा P का मान आ गया 600 वाट, 600 वाट आ गया बेटा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि कितना व्यय विद्युत ऊर्जा खपत होगा। तो एक P बराबर सूत्र होता है W/T होता है। तो अगर हम W का मान निकालना होगा व्यय विद्युत ऊर्जा, तो ये आएगा इधर, तो P गुणते T इक्वल टू W हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T। P का जो मान है वो वाट में है, वो लिखना है 600 वाट, और समय कह रहा है 1 घंटा की बात कर रहा है, तो यहाँ समय हो जाएगा 1 घंटा। तो आप गुणा करा दोगे तो बताओ व्यय विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा की खपत 600 एकम 600, यानी ये हो जाएगा बेटा 600 वाट घंटा। इस तरह से आप देख सकते हो कि विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए रिजल्ट आ गया W बराबर 600 वाट घंटा। और यहाँ पर हमने ऑप्शन क्या बताया है आपको? 5वां का B 600 वाट घंटा। इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तब जा करके आपको 1 नंबर मिलेंगे बेटा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इंटरेस्ट के साथ देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेमी है, संभवतः दर्पण व लेंस है। तो अब आपको बताना है कि दर्पण व लेंस है कौन से कैटेगरी में। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इसको क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें तो 6 में कौन ऑप्शन सही होगा। पहली बात हम आपको समझा दें, यहाँ पे बात को समझिएगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, कह रहा है यहाँ पे देखो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी -25 सेमी है। तो गोलीय दर्पण में अवतल जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो -25 सेमी। और लेंस में आएंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आपका माइनस में होता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों अवतल है, तो दोनों अवतल होगा। तो ऐसे स्थिति में ऑप्शन में देखिए दोनों अवतल कहाँ है? दोनों अवतल यहाँ है, यानी 6 का D नंबर का जो ऑप्शन है, 6 का D नंबर का जो ऑप्शन है बेटा, ये करेक्ट है। क्या कह रहा है इसमें? दोनों अवतल, ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए अब आपको हम बेटे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
देखो 6 के बाद आता है सातवां देखना है। ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में आता है ये। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। कह रहा है कि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। तो विभवांतर हम लोग को देखना है। धारा देखो श्रेणी क्रम में जो होता है वो समान होता है बेटा। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा रिजल्ट है, क्वेश्चन कौन सा है, बहुविकल्पी का 7वां नंबर का क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें कौन सही होगा वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको बता दें, पहले मैं बता दूं कि आपका जो सही होगा ये ए ऑप्शन 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट जो है ये सही होगा। यानी 7वां का ए ऑप्शन आपका बेटा सही है, जिसमें दिया है 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप कहाँ से कैसे इसको हल कर दिए, तो चलो मैं हल करके समझा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से समझना। यहाँ पे 3 जो प्रतिरोध हैं हमारे पास, जो कह रहा है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। और इसमें कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। विभवांतर हमको ज्ञात करना है, धारा दिया हुआ है। तो यार हमें देखो R1 पता है मुझे, R1 2 ओम दिया है, R2 का जो मान है 4 ओम दिया है, R3 जो दिया हुआ है वो दिया है बेटा 6 ओम। अब आप बताओगे कि यार धारा कितना है, तो यार देखो धारा इसमें दिया हुआ है 2 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे हम धारा इक्वल टू लिख देंगे 2 एम्पियर। और श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं ना, तो उसमें धारा नहीं बदलता है, धारा सेम रहता है। तो अगर मैं पहला विभवांतर, अगर 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालूंगा ना, तो V बराबर IR, तो I तो रहेगा, यहाँ पे R1 लिखेंगे। तो अब बताओ V1 के मतलब कितना, V1 निकालना है तो धारा 2 मिला है, और हमारा जो प्रतिरोध है 2 है, 2 दूनी 4 वोल्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर V2 निकालेंगे तो हो जाएगा I का मान 2 और R2 का मान देखो 4 है, 4 दूनी 8 वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह से V3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते R3 का मान 6, 6 दूनी 12 वोल्ट हो जाएगा। तो अब बताओ 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट किस में, आपका 7वां के ये ऑप्शन में 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट दिया है, तो ये वाला बेटा सही होगा ना, 7वां का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अब आगे हम आपको बता देता हूँ। उपखंड ख आ गया बेटा। चलिए उपखंड ख बताते हैं, कौन सा खंड आ गया हम लोग का, तो उपखंड ख। चलिए आपको हम बताने वाले हैं उपखंड कौन सा आ गया बेटे, ख आ गया। चलिए ख हम आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे यार बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 की हल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसमें कह का रहा है Zn प्लस H2SO4 एरो Zn SO4 प्लस H2 कह रहा है अभिक्रिया है। तो देखो जेड जिंक जो है जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन H2 को बाहर कर दे रहा है, इसके मतलब विस्थापित कर दे रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी 8वां का बी ऑप्शन सही है। तो बच्चों मैं यहाँ पे 8वां का जो बी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है ना। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ 9वां नंबर का क्वेश्चन। ये देखो बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। Na2CO3 का प्रचलित नाम है। प्रचलित नाम क्या है भाई, धामन सोडा। प्रचलित नाम धामन सोडा है, कपड़ा साफ करने वाला सोडा। तो 9वां का सी है बेटा, 9वां का सी। तो सी है तो आपका 9 लिख करके आप सी लिख दीजिए ब्रैकेट में, आपका 9वां का सी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा, धामन सोडा। क्या इसके बारे में और कुछ जानने का बताएं, तो धामन सोडा के बारे में बताता हूँ यार। देखो इसका जो अणुसूत्र होता है पढ़े हो गए, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, लेकिन क्रिस्टलीय युक्त धामन सोडा होता है। लेकिन इसको जब गर्म कर दोगे ना तो 10H2O बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो Na2CO3 जो मिलेगा ये आपका निर्जल धामन सोडा होगा, जिसमें नमी नहीं रहेंगे। ठीक है, निर्जल आपका धामन सोडा होगा। इसलिए सोडियम
Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट है, जो धावन सोडा का अणु सूत्र होता है बेटा। ठीक, 9 का C भी सीख लिए। चलो अब आपको हम बताते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाओ 10वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में क्षार धातु है। कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सोडियम, फेरस, मैग्नीशियम, Au जो है सोना होता है, गोल्ड। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। तो ध्यान में रखो बेटा, सोडियम जो होता है वो क्षार धातु के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप जान गए होंगे कि 10वां का ऑप्शन जो मेरा ए है वो सही है, सोडियम। सोडियम मेरा क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। अब आपको हम 10वां क्वेश्चन के बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा चलो मैं आपको समझाता हूँ, ऑप्शन देखो क्लियर हो जाएगा। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। कॉलम ए है, कॉलम बी है, करा हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन के मतलब ध्यान में रखना, हैलोजन जो तत्व होते हैं, एल्केन के साथ हैलोजन तत्व जुड़ते हैं। तो हैलोजन में क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप देख सकते हो क्लोरीन दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए का सेकंड के साथ जो है सुमेल होगा, मतलब जुड़ेगा। ए आपका ए किसके साथ जुड़ेगा, सेकंड के साथ। ऑप्शन में देखना, पहला में दिया हुआ है ए का सेकंड। दूसरा देखो एल्कोहल, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप बोला जाता है जिस कार्बनिक यौगिक में आपको OH दिखाई देते। एल्कोहलिक ग्रुप तो ये है, यानी आपका बी का फर्स्ट। सी का देखो, सी कीटोन है, कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO। देखो CO इसमें दिखाई दे रहा है, तो सी का चौथा हो गया। फिर डी का एल्कीन का, तो ऑलरेडी डी का कौन हो जाएगा, डी के लिए आप देख सकते हो हमारा ये थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है 11वां का ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लिखूंगा 11। ऑप्शन जो है हमारा 11 का कौन सा है भाई, तो ए ऑप्शन सही है, जिसमें दिया है स्मॉल ए, यानी पहला का थर्ड है, और बी का फर्स्ट है, और सी का 4 है, और डी का जो है थर्ड है। ठीक है, इस तरह से ए का जो है सेकेंड है, ए का सेकेंड है, तो ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट है, सी का इस तरह से है। ठीक, अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्षार धातुएं हैं, तो क्षार धातुएं हैं तो ध्यान में रखो, क्षार धातु में मैंने बताया था सोडियम। अब देखो सोडियम किस में दिख रहा है, इसमें सोडियम दिख रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्षार धातुएं ही हैं। तो इसलिए आपका 12 का जो बी ऑप्शन होगा वो सही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 का जो बी ऑप्शन है बेटा उसको देखते हैं। ठीक है, तो 11 का ये हो गया, तो 12 का कौन होगा, 12 का बी ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन, जिसमें Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिखते हैं ना, ये हमारा क्षार धातु है बेटा। अब देखो अगला बहुत इंटरेस्टेड आने वाला है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है बेटा वो CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा जो आ रहा है ऑप्शन सही, वो ए ऑप्शन सही है, लिखा हुआ है CnH2n। एल्काइन का ये सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n, जो 13 का ए ऑप्शन सही है। देख सकते हैं ना, 13 का कौन से ऑप्शन में दिया है CnH2n, ए ऑप्शन में, तो ए का सही होगा। अब हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटे। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, मुझे उम्मीद है कि 100% आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। उपखंड ग आ गया, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा, बायोलॉजी का, किसका, बायोलॉजी का। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप कैसे जवाब दोगे। तो पहले हम बता दें कि उपखंड ग बोल रहा है, उपखंड ग। तो अब यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा उपखंड कौन सा है, ग। बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है इसमें। अब आपको हम बताते हैं कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सही होगा। देखो बड़ा इंटरेस्टेड है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो बेटा जाइलम के द्वारा होता है।
किसके द्वारा? जाइलम। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। और किसके द्वारा बेटे? तो 14 का ये है जाइलम, जाइलम द्वारा ये सब पूरा होता है, ठीक, के माध्यम से। चलिए अब आपको हम बताते हैं 14 का ये तो बता दिए। अब 15 का 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है यार। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, बीपी पूछ रहा है कि सामान्य स्वस्थ अगर मनुष्य है तो उसका बीपी कितना होना चाहिए। ये तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं बेटा 180/80 होता है, नहीं 120/80 होता है बेटा। यानी कौन सा? 15 का सी क्या है लिखा हुआ? 120/80 होता है। ऊपर वाला 120 होना चाहिए और नीचे वाला 80 अगर रहेगा तो कहा जाएगा बीपी सही है। यानी यार क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है क्या? 120/80 ये हमारा बीपी सही होगा स्वस्थ मनुष्य का। देख रहे हैं ना, सी है 15 का सी 120/80। अब देखो 16वां क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो विद्यार्थी शिक्षक भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये ऑप्शन होगा कौन सही। तो देखिए बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ एकदम 100% करेक्ट बता रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो गांठ मार लेना, चमगादड़ व पक्षियों के पंख। चमगादड़ व पक्षियों के पंख जो होते हैं वो आपका ध्यान में रखना, वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है समजात अंगों का। तो 16 का कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो 16 का ए, यानी मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ भाई। 16वां क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तो मेरा ए ऑप्शन सही हुआ। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ, चमगादड़ व पक्षियाँ के पंख, ठीक है, ये आपका 16 का ये ऑप्शन सही है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टेड आने वाला है यार 17वां क्वेश्चन। मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? कैपिटल टी, स्मॉल आर, डबल कैपिटल टी, डबल स्मॉल आर, ये आपका लंबे तने और झुर्रीदार बीजों के लक्षण को प्रदर्शित करता है बच्चों। इसलिए 17 का सी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 17 का सी, ठीक है बेटे। अब आपको सी में क्या दिया है? डबल कैपिटल टी है, डबल स्मॉल आर है। ये लक्षण किसके लिए है? जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो कह रहा है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन नंबर 18 में द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो बेटा अमीबा होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और किसी भी दिशाओं से अगर उसको 2 भाग करेंगे तब भी ये जीवित रहता है। ऐसे स्थिति में मेरा ऑप्शन नंबर 18 का जो है ए ऑप्शन जो दिया है बेटा अमीबा, ये ऑप्शन हम लोग का सही है, करेक्ट है बेटा, ठीक। अब आपको मुझे लग रहा है कि मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को समझने में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ। स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया हुआ था? इस क्वेश्चन में 90% विद्यार्थी गलती करते हैं। चिपको आंदोलन में कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि कौन होगा। कुछ लोग का सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा जंगल है तो मध्य प्रदेश होगा, लेकिन जंगल से मतलब नहीं है। चिपको आंदोलन जो होता है ये कहीं न कहीं वनों के संरक्षण से संबंधित हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से ये शुरू हुआ था आंदोलन। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से शुरू हुआ था आंदोलन। ये वन संरक्षण था और इसमें जंगल को संरक्षित करने के लिए इस तरह से जो है कि आंदोलन चलाया गया था। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटे 19 है, 19 में आपका ए ऑप्शन सही है। और मैं बताऊं इसमें अगर लिख करके तो लिखूंगा हिमालय
हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, वहीं से ये चालू हुआ था बेटा। ठीक, अब आपको मैं बताने वाला हूँ 20। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन समझने वाले समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो कठिन है। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, कहाँ होती है जठर ग्रंथियाँ भाई बताओ? अमाशय में। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। तो हमारा 20 का 20 सही है, वो आपका 20 है, और ऑप्शन कौन सही है? बी, अमाशय में। ठीक है बेटा, अमाशय में, अमाशय में स्थित होता है। अब आपको मैं खंड ब पर ले आता हूँ। आपका अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है खंड ब। खंड ब में भी बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। अगर जरा आप थोड़ा ध्यान दे दो इसको, बार बार अगर इस पेपर को आप देखो, रिवाइज करो, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 21 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का मैं हल बताने जा रहा हूँ कि इसका हल क्या होगा। पहला तो इसमें जो कह रहा है उसकी हम बात कर लें कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चे गोलीय दर्पण जानते ही नहीं है कि गोलीय दर्पण क्या है। तो यार इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहो, एक से एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरा लिख करके डिफाइन करके बताऊँगा बेटे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नहीं भी पढ़ाई किए हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखो, शेयर करना भूलिए मत। शेयर करोगे तो अधिक से अधिक वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, अधिक से अधिक विद्यार्थी जानकारी कर पाएगा और रिजल्ट अच्छे बना पाएंगे बच्चे। तो गोलीय दर्पण के प्रकार में पहला हम लोग का जो हेडिंग है, पहले मैं लिख लेता हूं गोलीय दर्पण। क्या हेडिंग डाल लेता हूं? गोलीय दर्पण। ठीक है बेटा, गोलीय दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण की परिभाषा मैं लिख कर बताता हूं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो बेटे यहाँ पे ध्यान में रखो कि कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया होता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है बेटे, यार मस्त डिफिनेशन है, इसको एक बार पढ़ दो ना तो माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रकार भी बताइए, बताओ गोलीय दर्पण के प्रकार। तो यहाँ पे बेटे लिखोगे गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक ना? तो गोलीय दर्पण के बेटे दो प्रकार होते हैं। अब आपको मैं बता दूं, पहला जो होता है आपको पता है, इसको कहते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा जो दिया हुआ है उसको दूसरा जो कैटेगरी का गोलीय दर्पण होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, अब आपको देखो आगे क्या कह रहा है यार, आगे समझते हैं इसका क्या कहना है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी V का मान, आकार बताना है प्रतिबिंब का, यानी Y2 का मान, प्रकृति बताना है, यानी वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा, ये चीज़ें बताना है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और ये देख सकते हो सेकंड नंबर में 3 नंबर का न्यूमेरिकल है ये। चलो हम आपको बताते हैं, और इतना आसान है यार न्यूमेरिकल करना कि आप बस ध्यान से देखते रहो। कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे कि स्मॉल f इक्वल टू प्लस का 30 सेमी लिख लूँगा। ठीक ना? अब देखो मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखो दर्पण के सम्मुख 5 सेमी की लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को जो है ना हम लोग y1 से दिखाते हैं, जो 5 सेमी दिया हुआ है। ठीक है बेटे, अब ये देखो, ये चूँकि इंटरमीडिएट में भी मिलेगा, 12 में भी है ये चीज़ें। और वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर है, यानी u बराबर जो है वस्तु की स्थिति माइनस का 30 सेमी। u हमेशा माइनस में रख लेते हैं, वस्तु हमेशा दर्पण या हो दर्पण के सामने रखेंगे ना। अब देखो मुझे ये सोचना है कि हमें FU पता है तो हम भी निकाल सकते हैं। तो किसके सूत्र से निकालेंगे? उत्तल दर्पण, तो दर्पण के सूत्र से। चलो लेते हैं,
दर्पण के सूत्र से ध्यान से देखना बेटा। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होता है 1/u होता है। मान रखिए, तो मान रखेंगे तो आपको 1/f, f का मान कितना रखेंगे, देखो +30 है, +30 रख दो। 1/v निकालना है, प्लस 1/u का मान -30 कर दो। अब देखो 1/30 हो जाएगा बेटे, और बराबर 1/v, माइनस प्लस का भाग माइनस 1/30 हो जाएगा। -1/30 है इधर ले आओ तो 1/30 हो जाएगा, और प्लस का 1/30 बराबर 1/v। अब आप देख सकते हो कि यार हर समान है तो 30 लिख दो, 1 और 1 को जोड़ दो, 2 बराबर 1/v हो जाएगा। अब क्या करिए कि मैं आपको अगला जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अभी हमारा जो रिज़ल्ट आया बेटे, आप देख सकते हो कि अगला भी जो हमें रिज़ल्ट मिला है 1/v इक्वल टू मिला है 2/30। ठीक, काट दो, 2 1 कम 2 काटोगे तो 15 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 15, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 1/15। पलट दो इसको तो v बराबर आपको प्लस का 15 सेमी मिल जाएगा। ठीक ना। तो आप बेटे आप देख सकते हो कि आपका प्रतिबिंब का जो स्थिति बताना था तो पहला आंसर आ चुका है। अब इसका कहना है कि आप प्रतिबिंब का आकार भी बताओ, तो आकार के लिए एक सूत्र आपको पता होगा बेटा, m बराबर होता है y2/y1 इक्वल टू, इसको h' भी बोला जाता है, इक्वल टू आपका ये हो जाएगा माइनस का v/u। देखना सूत्र ध्यान में रखो, लेंस में माइनस नहीं आता है और दर्पण में आता है। अब इसमें देखो कि मुझे y2 मालूम करना है, y1 हमको 5 सेमी पता है, माइनस v अभी अभी आया है यार, प्लस का 15 लिख दो यहाँ पे। u का मान देखो कितना है, तो u का मान -30 आया था, याद करो -30 है u का मान। देखो u बराबर -30 है ना, ले लिया हूँ। अब देखिए बेटा y2/ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस में माइनस से भाग दीजिए, प्लस ऊपर बचेगा 15 और नीचे हो जाएगा 30। 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 हो जाएगा बेटे, y/2/5 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब y2 बराबर निकालो, 5 भाग में जाकर गुणा करो, 5/2 भाग लगाएंगे 2.5 आ जाएगा। y2 बराबर हमारा प्लस का 2.5 सेमी आ रहा है। इसका मान पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया प्रतिबिंब सीधा बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा। अब इसके बाद y2 निकल गया। अब y2 के बाद अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब का आकार पूछा था, प्रतिबिंब का आकार तो हम लोग प्राप्त कर लिए बेटे, दूसरा आंसर आ चुका है। अब हमको तीसरा बताना है। आप तीसरा जानते हो क्या पूछा है इसमें, तीसरा आपका इसमें पूछा है पेपर में, आप देख सकते हो बेटा, प्रकृति बताइए। तो प्रकृति बताने का मतलब कि वास्तविक की आभासी, सीधा की उल्टा। तो ध्यान में रखो, इसका जब प्रकृति जब बताया जाता है तो ऐसे लिखते हैं। पहली बात, प्रतिबिंब का मान पॉजिटिव आना सीधा है, ठीक है, सीधा है, और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। तो सूत्र क्या, इसका प्रकृति क्या बताएंगे, आभासी व सीधा। आप देख सकते हैं बेटा, ये तीसरा आंसर भी आपको मिल चुका है। ये तीनों अगर आपका सही हुआ तब इस क्वेश्चन में 3 नंबर, और डिफिनेशन हो गया तो 1 नंबर वहाँ से, यानी 4 नंबर इस प्रश्न से प्राप्त कर सकते हो। आपको अगर आप किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन बच्चों इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करिएगा। जितने ही अधिक से अधिक बेटा आप शेयर करोगे, और भी आपको आंसर हल करके मैं एक विधिवत लाने वाला हूँ। आपको कहीं मैं प्रॉब्लम होने ही नहीं दूंगा। आपको एक हमको प्रयास रहेगा कि आप कैसे 100% आप बोर्ड में पेपर हल कर पाओगे, और गारंटी देता हूं कि हमारे सारे वीडियो को आप देखिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, तो एग्जाम में किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए 22 देखिए। कह रहा आँख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए। और में कह रहा वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है तब, और ब कह रहा है वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित होगा तब किरण आरेख बनाना है बच्चों। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले आँख की समंजन क्षमता पहले हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम आगे उसका किरण आरेख बनाकर बताऊंगा बेटे। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 का मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले आपको उत्तर तो मैं बताऊंगा ही, उत्तर में आपको ये समझना जरूरी है कि आँख की समंजन क्षमता है क्या। तो हो जाएगा आँख
की समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता आपको हम बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान में रखो, आँख की जो समंजन क्षमता है उसका डिफिनेशन मैं लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। आँख में अपनी आवश्यकता, आँख में अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी बदल लेने की जो क्षमता होती है उसे आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है बेटे, अब आपको किरण आरेख बनाकर हम आपको समझाने जा रहे हैं। पहला इसका जो किरण आरेख में कह रहा है, किरण आरेख बनाइए। देखिए बेटा, ये परिभाषा हो गया, किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाना है और में वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो। चलो मैं इसका किरण आरेख मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, किरण आरेख मैं बनाने जा रहा हूँ, रे डायग्राम कहते हैं इसको इंग्लिश में, किरण आरेख। पहला कंडीशन ये दे दिया है कि इसमें कह रहा है कि ओ पॉइंट में कहा है कि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो। चलिए हम बताते हैं इसके बारे में क्या करना है। पहले तो हम करेंगे क्या, उत्तल लेंस ले लेते हैं। उत्तल लेंस ऐसे बनेगा। इसके बाद क्या करना है, ये आप बीच का पार्टीशन कर दीजिए। उसके बाद आप मुख्य अक्ष खींच दीजिए, मुख्य अक्ष ऐसे खींच दीजिए। मुख्य अक्ष खींचने के बाद यहाँ पे मेरा प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ हमारा मान लीजिए प्रथम मुख्य फोकस है, जिसको हम लोग F1 बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो है इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी f है, तो ये आपका 2f दूरी पर हमारा एक बिंदु है। यहीं पे हमारा एक वस्तु इस तरह से स्थित है। अब देखना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। प्रकाशीय केंद्र से ऐसे आप खींच करके, पेंसिल से फिगर बनाया जाता है बेटा, पेंसिल से बनाइएगा, गुजरती है। और एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण आप डालिए ऐसे, और डालने के बाद आप देखेंगे कि ये किरण जाकर आगे कहाँ मिलती है। तो इस तरह से मान लो अपवर्तित होकर के जो है ऐसे आगे बढ़ती है। इस किरण को भी बढ़ाइए, इस किरण को भी बढ़ाइए, तो ये कहीं न कहीं जा कर के जो है इस तरह से काटेगा। और यहाँ जहाँ काट रहा है मुख्य अक्ष पर ऐसे लंब डाल दीजिए। ठीक है, और कहा जाता है कि जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी, ये आपका फिगर भले ही आप पेंसिल से बनाओगे अच्छे तरीके से तो ये भी आपका 2f दूरी ही बताएगा। इसका दूसरा जो फोकस है वो F2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी f है, तो यहाँ से यहाँ तक के भी f है। तो इस तरह से हमारा किरण आरेख बन जाएगा पहले वाले के लिए। दूसरा के लिए अगर हम बात करें, कह रहा है वस्तु 2f और वह अनंत के बीच है। व पॉइंट में कहना क्या है कि वस्तु 2f व अनंत के बीच स्थित हो। बहुत इंटरेस्टेड चीज़ बताया है। इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे अगर मान लो हमारे पास ये लेंस है, कि बीच वाला पार्टीशन कर दीजिए, मुख्य अक्ष खींच दीजिए, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया। ये यहाँ तक f है तो यहाँ तक 2f हो जाएगा।
इससे अधिक दूरी पर हमारा एक वस्तु ऐसे स्थित है। ठीक है, अब क्या करना है, 2f से अधिक दूरी पर वस्तु स्थित है तो एक किरण इसके मुख्य अक्ष से होकर गुजरना चाहिए। नहीं, प्रकाशीय केंद्र से गुजारो, एक किरण गुजर गया। ठीक, अब दूसरा किरण क्या है कि हम लोग जो है आपतित करते हैं। देखो बाहर निकलो, तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या करना होगा। ये आपतित किरण हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जो है किरण ऐसे आएगी इस पर। ठीक, आने के बाद जो है इस तरह से ये मुड़ेगी। ठीक, अब एक दूसरे को जहाँ पे काटेगा ये मुख्य अक्ष पर डाल देंगे ऐसे। ठीक ठीक, ये भी कहा जाता है कि ये हमारी जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको अगर f करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 2f दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हमारा f2 है इस तरह से। ठीक, ये हमारा दिश हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा किरण आरेख था वो भी बन के तैयार हो चुका है बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइनल हो चुका है। ठीक, ये हमारा जो क्वेश्चन है किरण आरेख वाला 22वां का, आँख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। तो आँख की समंजन क्षमता की परिभाषा हमने लिख दिया है बच्चों। आँख की अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी बदल लेने की जो क्षमता होती है उसे आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। किरण आरेख पहले केस के लिए ये है और दूसरे केस के लिए ये है, दोनों किरण आरेख हम आपको बता दिए। इस तरह से आप किरण आरेख बनाओगे तो आप देख सकते हो आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब आपको हम ले चलता हूँ अगला क्वेश्चन। चलो, और अब एक मस्त क्वेश्चन आया है, इसको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 23, 23वां नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है परिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ के बता दिया। यहाँ एक परिपथ बना हुआ है बेटा, देख सकते हो। इसमें पहले 8 ओम 12 ओम 24 ओम है, I1 I2 I3 धारा जा रहा है। यहाँ बैटरी देख रहे हो, बैटरी का या सेल है जिसमें कि 8 वोल्ट का विभवांतर है और समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ते हैं तो विभवांतर नहीं बदलता है और हमें I1 I2 I3 का मान निकालना है। ठीक, चलो, ये क्वेश्चन 4 नंबर का है और हम आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपको जैसे हम फिगर अगर हम बनाकर अगर हम बताएं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, अब इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। फिगर को बनाऊँ तो बड़ा आसान है, रेजिस्टेंस बना दीजिए। ये दूसरा प्रतिरोध दिखा दो यहाँ पे आपका तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा। तीनों प्रतिरोध को एक पॉइंट से ऐसे जोड़ दीजिए, समांतर क्रम का नियम है बेटे, ऐसे जोड़ दो। यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दो ऐसे। ठीक है ना, कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया है यार, इतना इजी क्वेश्चन अगर ना करो ना। यहाँ पे एक अमीटर लगाया है और धारा का माप करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस एक 8 वोल्ट का बैटरी है या सेल कह सकते हो। ये आपका ये दूसरा सिरा को ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये परिपथ पूरा हो गया। यहाँ पे 8 ओम का प्रतिरोध है, दूसरा 12 ओम का प्रतिरोध है और लास्ट वाला 24 ओम का प्रतिरोध है। अगर बैटरी से आने वाली जो करंट है वो आई है तो यहाँ पर संधि है बेटा। अब संधि पर धारा बढ़ जाएगा, 3 तार जुड़े हैं तो इसमें I1 आएगा, इसमें I2 आएगा, इसमें I3 आएगा। अब आपको अलग अलग करंट निकालना है। तो अब आपको पता है कि वोल्टेज तो सेम रहेगा सबके लिए, तो करना क्या है, देखो कितना आसान है। जैसे ओम का नियम लेते हैं, V बराबर IR, ठीक है ना, V बराबर IR लेते हैं। तो V बराबर जब IR लेंगे तो यहाँ पे हमें धारा निकालना है, तो ये V बट्टा हो जाएगा R इक्वल टू I, यानी I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, यानी विभवांतर में प्रतिरोध से भाग लगाने से धारा मिल जाएगा। तो 8 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालना है, तो धारा की जगह पे I1, विभवांतर तो मेरा 8 है तो 8 लिखूंगा। R जो है हमारा जो प्रतिरोध है वो 8 है, नहीं V हमारा 8 है और ये हमारा जो प्रतिरोध था, प्रतिरोध भी मेरा 8 ही है। ठीक, तो 8 एकम 8 कट जाएगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा, यानी I1 की जो मान है वो 1 एम्पियर आ गया है। पहला आंसर मेरा आ चुका है इसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध 12 ओम के लिए धारा देखते हैं। तो धारा I2 होता है और वोल्ट V यानी हमारा 8 हो जाएगा
और प्रतिरोध 12 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा। ठीक, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको I2 मिल चुका है 2/3 एम्पियर। ठीक, दूसरा रिजल्ट मिल गया। अब हमें तीसरा रिजल्ट चाहिए। तीसरा प्रतिरोध 24 ओम के लिए क्या करना होगा, I3 = 8 हो जाएगा कितना, क्या से भाग देना है V/R। R कितना है 24 है, तो 8 एकम 8, 8 3 24 यानी 1/3, यानी I3 = 1/3 हो जाएगा बेटे। ठीक, तो I3 बराबर हो जाएगा 1/3 एम्पियर। ठीक, तीसरा रिजल्ट मिल गया। लेकिन इसमें कह रहा है परिपथ में बहने वाली कुल धारा I का मान निकालना है, तो I तीनों धारा का योग के बराबर होगा। तो कुल धारा के लिए अगर रिजल्ट हम लोग निकालें बेटे, तो ध्यान से देख सकते हो I बराबर हो जाएगा I1 + I2 + I3, और I = I1 की जो मान है 1 है, I2 का जो मान है 2/3 है, I3 का जो मान है, I3 का मान 1/3 है। तो आप देख सकते हो 1 + ये आपका हर समान है 3, 2 और 1 को जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, 3/3 काट दो तो यार 1 + 1 आ जाएगा I बराबर, यानी I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। इस तरह से आप देख सकते हो बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 23 का जो हल है, I बराबर कुल धारा I बराबर 2 एम्पियर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 24, अगला क्वेश्चन नंबर 24 पे हम आ जाते हैं, और इसमें आपको हम विद्युत मोटर वाला क्वेश्चन बताते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में जो है कि लिखा भी है और फिगर भी बनाया है, तो समय ज़्यादा न लगे इसलिए मैंने पहले से ही रेडी कर लिया हूँ और मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिए, हम एक एक बात को विद्युत मोटर के बारे में समझाने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो शक्तिशाली शक्तिशाली चुंबक है, और शक्तिशाली चुंबक में 2 ध्रुवखंड दिखाई दे रहा होगा, उत्तरी ध्रुवखंड और दक्षिणी ध्रुवखंड। इसके बीच में एक ABCD एक आयताकार एक कुंडली है, और कुंडली ये जो है आर्मेचर के नाम से जाना जाता है। ABCD आर्मेचर होता है। एक कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार को लपेट करके ये कुंडली तैयार होती है, जिसको आर्मेचर कुंडली कहते हैं। इस आर्मेचर का 2 सिरा होता है, दोनों सिरा को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर विभक्त वलय होता है, एक नीचे होता है एक ऊपर, इस तरह से विभक्त वलय होता है जो तांबे का बना होता है विभक्त वलय। और इसके बगल में जो है कि इसके साइड में ब्रूस लगा होता है ग्रेफाइट का, जो ब्रूस का नाम है P और Q। और ये दोनों जब आपका जो है कि जैसे आर्मेचर कुंडली जब घूमती है तो ये हमारा कहीं ना कहीं ब्रूस P और Q को स्पर्श करती रहती है, और ऐसे स्थिति में हमारा जो धारा है तो पहले आधे चक्कर में धारा जो है कि कहीं ना कहीं P में प्रवेश करती है, और इस तरह से धारा हमारा जो है चलते हुए और Q ब्रूस से बाहर आती है, और इस तरह से चल करके हमारा जो है P ब्रूस में धारा प्रवेश करती है। दूसरे आधे चक्कर में धारा की दिशा जो परिपथ में दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी द्वारा धारा भेजा जाता है, बैटरी से निकलती है धारा तो ब्रूस के P1 से में प्रवेश करके कुंडली के पहले सिरे से होता हुआ कुंडली में चक्कर लगाते हुए यम से फिर दूसरे ब्रूस से बाहर निकलती है। इस तरह से धारा बहती है। अगर कुंडली एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आता है भाई, यन ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाएगा तो यहाँ पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब धारा बहती है तो इस चुंबकीय द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है और घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो घूमने में लगता है। चलिए हम आपको बताते हैं बेटा विद्युत मोटर क्या होता है। ठीक, विद्युत मोटर में देखो बहुत आसान भाषा में हम उस परिभाषा को लिखा हूँ। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। कितनी अच्छी चीज़ ये है बेटा, ये एक बार पढ़ दोगे सट से माइंड में याद हो जाएगा। ठीक, अब सिद्धांत बताने जा रहा हूँ, सिद्धांत समझो। जब चालक तारों से बनी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो घूमना प्रारंभ कर देता है। ये सिद्धांत में बताना है विद्युत मोटर के बारे में। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ रचना। तो बच्चे आप ध्यान से देखिए, रचना में क्या है,
विद्युत मोटर के प्रमुख भाग होते हैं। तो विद्युत मोटर के प्रमुख भाग होते हैं तो लगभग 2-3 भाग होते हैं प्रमुख। आप देख सकते हो 3 प्रमुख भाग होते हैं बेटे। पहला क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक में क्या है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S के बीच एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। अब आर्मेचर क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि कच्चे लोहे के क्रोड पर क्या होते हैं, तांबे की पृथकृत तारों को अनेक फेरों में लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। वेरी इजी है, आर्मेचर के बारे में लिख देना। उसके बाद विभक्त वलय क्या होता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। यह 2 अर्धवृत्ताकार खंडों के विभक्त वलय होता है और ये तांबे का होता है, ध्यान में रखना। कुंडली के दोनों सिरे एक एक विभक्त वलय से जुड़ा होता है। 2 विभक्त वलय होते हैं बेटे, तो वो अलग अलग विभक्त वलय से एक एक सिरा कुंडली का जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब कुंडली का एक सिरा पहले विभक्त वलय से है तो दूसरा सिरा निचले वाले विभक्त वलय जो तांबे का है उससे संबंधित होता है। अब आपको कहना आगे की बात मैं बता रहा हूँ। और यह विभक्त वलय ग्रेफाइट के बने ब्रूस, जो ब्रूस आपको फिगर में दिखाई दे रहा P और Q जो यहाँ पर ये और ये जो ब्रूस है ग्रेफाइट का बना होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है। कह रहा है कि ब्रूस जो है ब्रूस को स्पर्श करती है कौन, विभक्त वलय। ब्रूस का संबंध बैटरी से होता है। चलो मैं बताता हूँ, देखो ब्रूस देखो PQ का संबंध किससे है, बैटरी से है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें फिर कह रहा है कि और बैटरी विद्युत धारा भेजता है जो कुंडली को घुमाती है। अब उसके बाद कार्यविधि, कार्य कैसे करता है, कार्यविधि समझिए ध्यान से। कह रहा मोटर के आर्मेचर में बैटरी से ब्रूस और ब्रूस से विभक्त वलय में प्रवेश करता है जो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को घुमाती है। पहले आधे चक्र में पहले ब्रूस P को और शेष आधा चक्र को ब्रूस Q के स्पर्श करती है। स्पर्श ब्रूस को स्पर्श करती है कौन, सर्पी वलय। और कुंडली के प्रत्येक आधे चक्र में धारा की दिशा तो बदलती है परंतु कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। इस तरह से हमारा जो विद्युत मोटर था, विद्युत मोटर का हमने संचित्र वर्णन कर दिया है। संचित्र वर्णन में आपको हमने एक एक बात बताया, जैसे हम आपको मैं जो बताया है उसको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको, ठीक। अब आपको मैं अगला जो क्वेश्चन, ये विद्युत मोटर वाला क्वेश्चन समझ जाओ कितने नंबर का है, 5 + 1 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। उपखंड आपका ख आता है और ख में हम आपको समझाएंगे कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। तो पहले बच्चों हम आपको खंड से अवगत कराते हैं कि हम कौन से खंड का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो ध्यान में रखो, उपखंड जो है ख है बेटा। उपखंड कौन सा है, ख है। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो 25 बताने जा रहा हूँ, 25। अब 25 में ध्यान में रखो कि 25 का क नंबर का क्वेश्चन का कहना क्या है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो बैलेंस करने का मतलब रासायनिक समीकरण में LHS RHS में परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं पहला लेता हूँ H2SO4, पहला इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये जलीय घोल के रूप में है। NaOH बच्चे जानते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोडा के रूप में होता है, कास्टिक के रूप में, जलीय घोल के रूप में है। फिर एरो लगाओगे, फिर उसके बाद लिखोगे Na2SO4 जिसको सोडियम सल्फेट, ये भी AQ के रूप में रहेगा, प्लस हो जाएगा H2O जो लिक्विड के रूप में होता है बेटा, ठीक। अब देखना है कि इसको संतुलित कैसे किया जाए। तो ध्यान में रखो बेटा कि यहाँ पर देखो, समझो यहाँ सोडियम RHS में 2 है और LHS में सोडियम 1 है। अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा करा दूँ तो सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 RHS में भी है। लेकिन सोचो कि ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 गुणा है तो 2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो 4 है LHS में, तो 4 यहाँ हाइड्रोजन RHS में 2 दिख रहा है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अब चेक कर लो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस में है कि नहीं। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में 2 से गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन और 4 यहाँ, 8 ऑक्सीजन। इधर देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ का है
और इसमें आप देख सकते हो कि 2 ऑक्सीजन है यहाँ, तो 4 2 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। और इसमें कितने ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 6 ऑक्सीजन इधर भी है। ठीक, LHS में 6 ऑक्सीजन और RHS में भी 6 ऑक्सीजन, बैलेंस है। हाइड्रोजन आपको बैलेंस कर ही दिया गया है। सल्फर देखो, सल्फर हमारा यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो ये कुल मिला करके मेरा संतुलित हो चुका है। ये हमारा आंसर आ चुका है बेटे। ठीक, अब आपको ये हमारा क का पहला नंबर का रासायनिक समीकरण था, क्वेश्चन था, जो उसको संतुलित करना था। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको संतुलित करके बताते हैं। MgCl2 जिसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, यहाँ पर हम MgCl2 ले लेंगे, जो ये हमारा जलीय घोल के रूप में है, प्लस हमारा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। ये भी किस रूप में है, ये Q के रूप में, विलयन के रूप में है। और एरो लगाने के बाद कह रहा है Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 कह रहा है, बन रहा है, जो हमारा AQ के रूप में है, प्लस हमारा कह रहा है कि AgCl, तो ये आपका क्लोराइड बोल रहा है। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पे करना क्या है, इस तरह के रिएक्शन को हमें इसमें करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को समझना होगा कि AgCl करने के लिए इसमें आप 2 से गुणा करा दीजिए। इसमें AgCl सिल्वर क्लोराइड में 2 से गुणा अगर करा देंगे तो सिल्वर 2 हो गया। इधर सिल्वर 2 अगर करना है तब क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दीजिए, तो सिल्वर 2 हो गया, लेकिन NO3 2 हो गया, NO3 नाइट्रेट बढ़ गया। तो इसमें आप ब्रैकेट लगा करके 2 आप ऐसे लटका देंगे नंबर, तो आपका नाइट्रेट NO3 भी 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन देखो Cl में 2 से यहाँ गुणा हो जाने के बाद Cl कितने हो गया, 2 हो गया। इस तरह से ये भी हमारा बैलेंस हो गया बेटा। ठीक, अब आपको हम 25वां का जो ख है, ख क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर ख क्या कह रहा है। चलो यहाँ पर देखो, कह रहा है पहला में अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। ये कह रहा है कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और H2 को बाहर निकालता है। इसमें अभिकारक और उत्पाद बताइए कि कौन कौन अभिकारक है, कौन कौन उत्पाद है। तो अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ होता है वो अभिकारक पदार्थ और बाद जो मिलता है उत्पाद होता है बेटा। तो इसमें हमारा जो है इसका जो रिएक्शन है, पहला जो है रिएक्शन मैं अगर लिख कर आपको समझाता हूँ तो बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है यार, ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री में बेटा नंबर उठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अगर देखोगे ध्यान से ना, तो केमिस्ट्री में पूरा का पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हो। देखो Zn प्लस H2SO4 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे Zn प्लस हो जाएगा H2SO4, ठीक है, एरो लगाऊंगा। फिर उसके बाद ZnSO4 बन रहा है, प्लस बन रहा है H2, ठीक है। अब इसमें हमको बताना क्या है उसको हम बताते हैं। इसमें पहला बताना है अभिकारक पदार्थ क्या है। तो बेटे अभिकारक जो पदार्थ होता है उसको बताना है। तो अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया करने से पूर्व जो पदार्थ होता है अभिकारक, तो यानी Zn क्या है, अभिकारक पदार्थ है। और H2SO4 जो है, H2SO4 ये भी अभिकारक पदार्थ है। अब हमको बताना है उत्पाद क्या होता है। तो अभिक्रिया होने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वो उत्पाद होते हैं बेटा। तो उत्पाद में कौन कौन से हो जाएंगे, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 कामा H2 हाइड्रोजन गैस, ये उत्पाद के रूप में होगा। तो इस तरह से हमको ख का पहला क्वेश्चन हल कर चुका हूँ बेटे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका जो पहला तो हो गया, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के मतलब समझ जाइएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। जब इसको गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो ये वियोजित होता है, बनाता है NH3, एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा तो Cl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। यानी जब आपका अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, उसमें वियोजन होता है तो अमोनिया तथा गैस बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया गैस। और ये HCl ये अम्ल के रूप में होता है, ये तो आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको। ये आपका क्या है, अमोनियम
अमोनियम क्लोराइड। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इस तरह से कह रहा है कि अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों का नाम बताइए। तो कौन कौन से पदार्थ बन गया भाई? अमोनिया गैस और अम्ल बन गया जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं बेटा। ठीक, तो बनने वाले पदार्थ का नाम जान गए, अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 26 बताने जा रहा हूँ। अब बहुत ही आसान है, मुश्किल से 2-4-5 मिनट का और गेम है, ध्यान से देखते रहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 26 मैं बताने जा रहा हूँ बेटे। 26 क्या कह रहा है पहले हम समझा दूँ आपको। निम्नलिखित यौगिकों को IUPAC नाम लिखिए। ये अधिकांश 99% विद्यार्थी इसको गलत कर देता है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान होता है बेटा। तो IUPAC नाम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 2 3, और यहाँ पर आप देख रहे हो CO दिखाई देने का मतलब समझ जाना कीटोन का अभिक्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन। कीटोन में क्या है कि कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 है, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप के साथ अनुलग्न ओन यूज करेंगे तो प्रोपेनोन पढ़ेंगे, और ये दूसरे नंबर पे कार्बन का क्रियात्मक समूह जुड़ा है इसलिए प्रोपेनोन 2 बोलेंगे। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो 26 है, 26 का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, 26 का 26 का क्वेश्चन नंबर जो क है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो क है उसमें अगर हम बात करें तो यार क में जो क्वेश्चन है उसका IUPAC नाम जो होता है उसका होता है प्रोपेनोन 2। ठीक है, ये आपका IUPAC नाम हो गया। ठीक, इसका क के बाद क का पहला में तो प्रोपेनोन हो गया, दूसरा में देखो, दूसरा में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को जानते हो हेक्स बोला जाता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, और OH अभिक्रियात्मक समूह है जिसको एल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है। IUPAC में आल शब्द जो है अनुलग्न के रूप में यूज करते हैं। तो हेक्स प्लस आल अगर जोड़ेंगे तो हेक्सेनाल हो जाता है। क्या हो जाता है? हेक्सेनाल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेक्सेनाल लिख देंगे बेटा, हेक्सेनाल। ये हमारा दूसरा जो कार्बनिक यौगिक था उसका IUPAC नाम हो गया। तो 26 का क में पहला दूसरा जो क्वेश्चन था वो IUPAC नाम हम बता चुके हैं बेटे। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ख। देखो आप जब पढ़ाई करोगे मन से ना तो क्वेश्चन तो आसान ही होता है, तो लेकिन आप अच्छे विद्यार्थी गलती क्यों कर देता है, क्योंकि वो अनसॉल्व्ड को हल करने का प्रयास नहीं करता। अनसॉल्व्ड पेपर जो होता है उसको आप हल करने का प्रयास करो तो आप पूरे पेपर बोर्ड का हल कर सकते हो, क्योंकि यही बताता है कि आप किस तरह से हल करोगे। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संख्या तथा संयोजकता बताइए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बताएं परमाणु संख्या, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे परमाणु संख्या की बात करें तो आपको मैं बता दूं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु क्रमांक जो 8 होता है, और इसका ऑक्सीजन की संयोजकता अगर बात करें, संयोजकता तो इसका -2 होता है। लेकिन हम बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम की संयोजकता जो होता है, संयोजकता वो होता है +1। ठीक है, और इसका मेंडलीव की आवर्त सारणी से आप देख लीजिएगा कि क्रमांक कितना होता है। ठीक, और इसके बाद आपको हम बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। ठीक, 27वां क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान है और मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, 27वां क्वेश्चन में यहाँ पर देखो मैं आपको सेकंड वाला पार्ट बता रहा हूँ। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे हम
यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ विरंजक, कौन सा टॉपिक है इसका, क। ठीक, 27वां का जो क नंबर का क्वेश्चन है उसको मैं करने जा रहा हूँ। क्रॉ में पूछा है कि विरंजक चूर्ण के दो उपयोग, तो लिखेंगे विरंजक चूर्ण का दो उपयोग है। कौन कौन उपयोग है भाई, चलिए बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इसको। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे बेटा, तो क्या इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो इसका उपयोग है वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उपयोग कपड़े, पेपर आदि के विरंजक में होता है, मतलब रंग उड़ाने का काम होता है पेपर का या कपड़े का, तो विरंजक का यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण का। अब देखना है कि दूसरा उपयोग क्या है। बहुत ही आसान है बेटा। दूसरा जो इसका उपयोग है, ध्यान में रखना, विरंजक चूर्ण का इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल को स्वच्छ बनाने में होता है। ठीक, इसके बाद आपका विरंजक चूर्ण के दो उपयोग करना था बेटा, देख सकते हो विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए, तो दोनों उपयोग मैंने आपको बता दिया। अब संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण की दो विधियां लिखना है कि इसको दूर करने की दो विधियां क्या है। पहले तो आप समझो संक्षारण क्या है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है बेटा, ध्यान में रखिए। 27वां का जो ख है संक्षारण, ये बताऊंगा आपको कि संक्षारण होता क्या है। ठीक, संक्षारण में अगर हम बात करें तो संक्षारण में क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास की अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर धातु का संक्षारण होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। अब इसका निवारण, संक्षारण के निवारण कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी मैं बताता हूँ। पहले तो लिखूंगा संक्षारण के निवारण। तो इसके पहला जो निवारण है वो है संक्षारण के निवारण में धातु पर पेंट करके, धातु पर पेंट
पेंट करके, पहला हो गया। चलो दूसरा बता देता हूँ। दूसरा जो होता है बेटे, दूसरा होता है तेल युक्त पदार्थ का पॉलिश करके, ठीक, पॉलिश करके। इसके बाद आपको हम बताने जा रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। अगला देखो, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो इतना करोगे, फिर उसके बाद 27 का ग भी कर लोगे, तब आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, यानी बहुत ही आसानी से नंबर मिलने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखना है, कितना आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखना है बेटे। तो चलिए बताते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग क्या है मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। चलो मैं पहला इसका जो उपयोग एक बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने का काम होता है। प्लास्टर चढ़ाने का काम होता है, ठीक है बेटा। एक और हम आपको बता देते हैं इसका उपयोग क्या होता है, बहुत मस्त यूज है, इसको भी ध्यान में रखिए। इसका उपयोग सजावटी सामग्री, मूर्तियाँ व खिलौना जो बनता है, खिलौना के निर्माण में प्रयोग होता है, ठीक बच्चों। और ये जो बायोलॉजी का नीचे क्वेश्चन दिया है आपके नोट्स कॉपी में मिल जाएंगे बच्चे, नोट्स से अपना कर लीजिएगा। अगर कर पाएंगे तो कमेंट करके हमको बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बना करके हम आपको बता देंगे बेटे। इस तरह से हमारा जो पूरा के पूरा जो पेपर है आपका क्लास 10th का जो विज्ञान का पेपर है बच्चों, सारे पेपर को मैंने हल कर चुका है, यानी संपूर्ण हल कर चुका है विज्ञान का पेपर। अगर इस तरह से पेपर करेंगे तो आप निश्चित रूप से क्लास 10th में 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो बच्चों तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, मित्र साथी जहां भी आप अधिक से अधिक हो सकते हैं आप शेयर करिए इस जो है संपूर्ण हल जो मैंने विज्ञान का पेपर हल किया है, तो जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और नेक्स्ट जो आपका अनसॉल्व्ड में पेपर दिया हुआ है उसका भी संपूर्ण हल लेकर आपके साथ आएंगे। और यदि वीडियो आपको समझ में आया हो बच्चों तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको हल करके जो लाने वाले हैं वो आप तक आसानी तक पहुंच जाए बच्चों। थैंक यू।